हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्राज एजुकेशन। आज के इस क्लास में स्टार्ट करते हैं संडे स्पेशल पार्ट नंबर 15। झारखंड एग्जाम स्पेशल यह क्लास रहता है, संडे का एक स्पेशल क्लास होता है। जनरल स्टडीज में फायदा पहुंचाएगा, दोनों भाषा में रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 15 संडे स्पेशल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एडॉप्टेड ऑन। बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, संविधान सभा द्वारा कब जो है स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950, 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947 या फिर 26 नवंबर 1947। सही आंसर इसका 22 जनवरी 1947 होगा। इसको आईडी रखिएगा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाद में यही जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है इसी के आधार पर जो संविधान जो है निर्माण किया गया था। ओके, तो याद होगा आपको प्रेसिडेंट कौन बने थे? सबसे पहले तो जो अस्थायी प्रेसिडेंट बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा रहे थे, और संविधान के जो मतलब परमानेंट जो प्रेसिडेंट बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसका दो बैठक हुआ था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और सेकेंड 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 22 जनवरी और 22 जुलाई दो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 तो बता दिया कि इस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था, लेकिन 22 जुलाई 1947 को आप लोग जो इंडियन फ्लैग है उसको अडॉप्ट किए थे। इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। बाकी जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वगैरह हुआ था यहाँ पे संविधान सभा वगैरह ये सब देख लीजिएगा। संविधान वगैरह जब बना था तो उसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर थे, जिसमें 93 मेंबर जो थे प्रिंसली स्टेट से आते थे। सबके बारे में आइडिया जरूर रखना है। और यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ना, इसमें यही था कि संविधान कैसे कैसे बनना चाहिए, और बाद में यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रीएम्बल का शेप लिया था। इसको याद आइडिया रखिएगा। ओके, और प्रीएम्बल यही है जो कि आप लोग यूएसए के संविधान से लिए हैं, और प्रीएम्बल में एक बार संशोधन भी आप लोग कर चुके हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, यानी कि 1976 में। आंसर इज बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। जब आज क्या हो रहा है? द पंचायती राज दिवस वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन। बोला जा रहा है कि जो पंचायती राज दिवस है प्रथम बार कब मनाया गया था? 2009, 2010, 2011 या फिर 2012। मनाना शुरू किए थे हम लोग 2010 से। आइडिया होगा, पंचायती राज को आप लोग संवैधानिक दर्जा दिए थे 24 अप्रैल 1993 को। याद है कि भूल चुके हैं? 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। उस समय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। तो उसके तहत जो है आप लोग शेड्यूल जो है 11वां शेड्यूल और पार्ट जो है पार्ट 9 में इसको ऐड किया गया था। एक पार्ट 9 और 11 शेड्यूल ऐड किया गया था संविधान में। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला था। तब से जो है 24 अप्रैल से हम लोग जो है उस समय दर्जा मिला, तो 24 अप्रैल डेट इंपॉर्टेंट था, तो उस समय तो दर्जा मिल गया, लेकिन हम लोग मनाना शुरू किए थे 2010 में। कहने का मेरा मतलब ये है। ओके, तो 24 अप्रैल से पूछेगा तो किस डे में मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसको आइडिया रखिएगा, 2010 से आप लोग मना रहे हैं। ठीक है, पंचायत के बारे में क्वेश्चन और आने वाला है ना, तो वहाँ पे भी कुछ डिस्कस करूँगा। बाद में पंचायत के बाद म्यूनिसिपैलिटी भी आया था, तो उसके लिए 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, और उसमें जो है इसको पार्ट 9A में रखा गया था ना। इसको याद होगा, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह सिटी वाले रीजन में होता है और पंचायत वगैरह गाँव में होता है। और पंचायती राज से रिलेटेड आप लोग तो कमेटी वगैरह याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखिएगा। LM सिंह वगैरह भी कमेटी है। Which city has been chosen for the World Athletics Championship 2025? यानी कि 2025 का वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे होगा? बर्लिन, दुबई, टोक्यो या फिर बीजिंग। सही आंसर इसका सी होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। सबसे पहले तो 2022 का मैं एथलेटिक चैंपियनशिप बताता हूँ कि कहाँ पे होने वाला है। तो 2022, उसके बाद होगा आपका 23 में होगा, 23 में, और जो है 25 का मैं बताता हूँ। तो देखिए, एक्चुअली में हुआ क्या था कि 2022 में हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि एक साल के बाद होता है। नहीं, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होता है 2-2 साल के अंतराल के पास मतलब बाद होता है। बट ये तो कोविड-19 के चलते 2021 वगैरह में उधर डिले वगैरह हो गया था, तो नहीं हो पाया था, तैयारी वगैरह नहीं हो पाया था। तो ये 2022 में हो रहा है। तो अभी जो है आपको यह USA में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो है आपको USA में देखने को मिलेगा। दूसरा बात है कि 2023 में यह जो है आपका बुडापेस्ट में होगा। बुडापेस्ट किसका कैपिटल है? हंगरी का कैपिटल है, वहाँ होगा। और 2025 में 2025 में यह तो बता ही दिया, टोक्यो में हुआ था, मैं भी भूल जाता हूँ ना। तो 2025 में टोक्यो में हुआ था, यहाँ तो आंसर था ही, समझ गए। तो 2022 में भी अमेरिका में होने वाला है। 23 में जो है आपका बुडापेस्ट में होगा, जो कि हंगरी का कैपिटल है, और 25 में आपका टोक्यो में होने वाला है। 2-2 साल के अंतराल के बाद होता है, बल्कि कॉमनवेल्थ गेम्स 4 सालों के बाद, 4 वर्षों के अंतराल के पश्चात होता है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो इसको याद रखिएगा। अभी कॉमनवेल्थ गेम इंग्लैंड में ख़त्म हुआ था ना, आपको आइडिया होगा।
तो देख लीजिएगा इसको सारा चीज़, और हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और यहाँ पे जो बुड्ढा पेस्ट है हंगरी, इसका कम से कम आप लोग करेंसी याद रख लीजिएगा। इसका करेंसी फोरियन ना, हंगरेरियन फोरियन जो है इसका करेंसी है, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना बना के पूछते हैं। ओके, तो आंसर टोक्यो हो गया। फिर से बताता हूँ, 22 में यूएसए में होगा, 23 में आपका जो बुड्ढा पेस्ट है वहाँ होगा, हंगरी का कैपिटल है यह, और 25 में टोक्यो होगा, जो कि ऑब्वियसली आपका आंसर था। और अभी टोक्यो ओलंपिक भी हुआ था, जिसमें इंडिया 7 मेडल जीतकर लाई थी, और गोल्ड एक ही आया था, जो कि नीरज चोपड़ा लाए थे। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022? किस राज्य को राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? एमएसएमई के बारे में बात किया जा रहा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें आप लोग चाहते हैं कि जो छोटे और मंझोले उद्योग हो उसको बढ़ावा दे सके ना। केरला, पंजाब, गुजरात या फिर ओडिशा? सही आंसर इसका डी होगा। तो ओडिशा तो एक आपका नेबरिंग स्टेट भी है झारखंड का, वन ऑफ द 5 स्टेट्स, इसको ध्यान रखिए। ओडिशा को प्रथम पुरस्कार मिला है एमएसएमई के ना। चलिए, बाकी ओडिशा का अगर बात करें तो कैपिटल इसका भुवनेश्वर हो गया, सबको आइडिया होगा। सीएम यहाँ पे देख लीजिएगा नवीन पटनायक है, जो कि बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल के हैं। और यहाँ पे अभी गवर्नर जो हैं गणेशी लाल है ना, जिससे गवर्नर जिससे गणेशी लाल हो गया। तो ये सब चीज़ कुछ आइडिया रख सकते हैं। ओडिशा में अगर कुछ बात कीजिएगा तो यहाँ पे गहिरमठ बीच है, गहिरमठ बीच, जो कि आप लोग को ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए फेमस है। और यहाँ पे एक व्हीलर आइलैंड भी है उड़ीसा में, आपको आइडिया होगा व्हीलर आइलैंड, जिसको कि अब अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जाना जाता है ना, अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जाना जाता है, इसको आइडिया रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। और यहाँ पे चिल्का लेक भी है आपको, ओके, एक लैगून है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वन ऑफ द को-ऑथर्स ऑफ द बुक टाइटल टिल वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक? एक बुक है जिसका नाम है टिल वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, इसकी सह लेखिका कौन नहीं है? तो इसको 3 पर्सनालिटी मिलकर इस बुक को लिखे हैं, एक पर्सन नहीं है, उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है। डॉक्टर लिखा हुआ है चंद्रकांत लहारिया, दूसरा है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर गंगदीप कांग और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। 3 पर्सन यहाँ पे हैं, जो पर्सन नहीं है वह है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ओके, मेडिकल क्षेत्र में आप लोग देखिएगा एक जाना माना हस्ती है, आप लोग जानते होंगे सौम्या स्वामीनाथन के बारे में। तो ये जो है इस बुक का को ऑथर नहीं है। बाकी 3 पर्सन जो आपको देखने को मिल रहा है, चंद्रकांत लहारिया, उसके बाद जो गगनदीप कांग है और रणदीप गुलेरिया, ये सारे जो हैं से 3 को ऑथर्स हैं इस बुक को। तो टिल वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक, यानी कि हम लोग को जब तक जीतते नहीं है तब तक फाइट करना है कोविड-19 से ना, तो इसको याद रखिएगा। बाकी कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देख सुनिएगा थोड़ा। कोविड-19 तो पता होगा आपको, कोविड-19 बोला जा रहा है इसीलिए क्योंकि 2019 में इसका केस निकल कर आया था। ओके, और इसका वायरस का नाम है सार्स-कोव-2, सार्स-कोव-2, क्योंकि पहले भी एक बार वायरस इसका आ चुका है। सार्स का फुल फॉर्म होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि लंग को अफेक्ट करता है। अगेन, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, इसको याद रखें। तो कोविड-19 डिजीज का नाम है और सार्स-कोव-2 इसका वायरस का नाम है, इसको आइडिया रखें, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोविड-19 को चेक करना होता है यानी कि पता करना होता है, उसके लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है, RT-PCR टेस्ट किया जाता है। RT-PCR स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है इसका फुल फॉर्म, इसको भी याद रखिएगा। टेस्ट इसके लिए ही होता है, आप लोग तो टेस्ट कराते होंगे ना, जब टाइफाइड हो जाता है तो विडाल टेस्ट होता है, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है, उसी तरह से RT-PCR टेस्ट होता है कोविड-19 में। ओके, और जब जब कोविड-19 का चक्कर जिस समय चल रहा था उस समय जो है से एक फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था, जिसको बोलते हैं SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ना, इसको याद रखिएगा। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखें, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था। अब मैं कुछ और बात करूँ कोविड-19 को लेकर, तो यहाँ से याद रखिए कोविड-19 का पहला केस इंडिया में केरला में प्राप्त हुआ था, जबकि वर्ल्ड में तो पता है आपको वुहान चाइना में हुआ था, ठीक है, वुहान बोल रहा हूँ, युवान नहीं, दोनों लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। युवान वहाँ का करेंसी है जिसको रेनमिनवी के नाम से जानते हैं, यहाँ बोला जा रहा है युवान, ठीक है, सॉरी वुहान चाइना, लोग कन्फ्यूज कर जाएंगे, मैं भी तो कन्फ्यूज कर जाता हूँ, ठीक है। तो केरला में सबसे पहला केस मिला था कोविड-19 का इंडिया में, और पूरा वर्ल्ड में सबसे पहले वुहान चाइना से निकल गया था, ऑब्वियसली आपको पता होगा। एक जो वेरिएंट इसका है, नया वेरिएंट आया है, इरेज करता हूँ, एक जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इस पे क्वेश्चन बनेगा आपसे ना।
ओमिक्रॉन का पहला केस देखने को मिला था वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका में, इसको आइडिया रखिएगा। लेकिन जो नंबर ऑफ डेथ के मामले में था ना, वो ब्रिटेन नंबर 1 पे था, यानी कि ब्रिटेन में जो सबसे ज़्यादा डेथ हुआ था। लेकिन ओमिक्रॉन का पहला केस साउथ अफ्रीका से निकल कर आया था। अगर इंडिया में पहला केस अगर बात करें ओमिक्रॉन का, ओमिक्रॉन जो कि कोविड-19 का एक वेरिएंट है, तो सबसे पहला जो केस था कर्नाटका में निकल कर आया था। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हु क्वाइन द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म को किसने क्वाइन किया था? अर्नेस्ट हैकल, नॉर्मस मायर्स, आई.जी. सिमोन या फिर ईओ विल्सन? जो पर्सन है जो कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ड दिए हैं, उनका नाम है नॉर्मन माइस्टर ना, इनको याद रखिएगा, नॉर्मन माइस्टर। बाकी आप लोगों को थोड़ा बहुत नाम सुना सुना लग रहा होगा बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बात है। सिर्फ और सिर्फ अगर बायोडाइवर्सिटी आपसे पूछेगा कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने क्वाइन किया था, तो याद रखिएगा इनका नाम था W.G. रोजेन ना, W.G. रोजेन यही पर्सन थे जो कि बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट वर्ड जो था उसको क्वाइन किए थे, W.G. रोजेन। ठीक है, वो रोंटजेन वगैरह नहीं है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, रोजेन है यहाँ पे, W.G. रोजेन। तो इनके बारे में रखिएगा। अगर इकोलॉजी शब्द पूछे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी शब्द, तो इकोलॉजी शब्द को जो है से अर्नेस्ट हैकल क्वाइन किए थे। क्लियर है ना? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ड को नॉर्मन मायर्स दिए थे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को और बायोडाइवर्सिटी वर्ड को W.G. रोजेन, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अगर इकोलॉजी शब्द पूछेगा तो अर्नेस्ट हैकल क्वाइन किए थे। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तीनों वर्ड को याद रखें, मैच कीजिए जरा। कुछ मॉन्यूमेंट्स है और किसके द्वारा जैसे बनवाया गया था। मोती मस्जिद बोला जा रहा है दिल्ली का है ना, आगरा का नहीं। निशांत गार्डन है, उसके बाद पुराना किला है, और उसके बाद आपको शीश महल देखने को मिलेगा आगरा का, आगरा में ही है। तो किस में मैच कीजिए, इसका सही से मैच करते हैं, देखते हैं, आइए। कलर चेंज, इरेज। मोती मस्जिद जो बनाया गया था दिल्ली का, ध्यान दीजिएगा, वह औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था ना, औरंगजेब। दूसरा है जो निशांत गार्डन है, वह आसफ अली के द्वारा बनाया गया था, जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा। पुराना किला जो है आपको देखने को मिलेगा दिल्ली का, शेरशाह के द्वारा बनाया गया है। और जो शीश महल आगरा का है, वह शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। ओके, तो इसके बारे में आइडिया जरूर रखें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी चला जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। मोती मस्जिद दिल्ली का बनाए थे औरंगजेब, और अगर मोती मस्जिद अगर आगरा का पूछेगा तो याद रखिएगा मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब और मोती मस्जिद आगरा शाहजहां। ओके, दोनों कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। शीश महल आगरा में ही है, आपको देखने को मिलेगा, पुराना किला दिल्ली का, और ये सब सारा चीज़ बता दिया। बाकी लाल किला वगैरह भी जो है आपको बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, बाकी और लाल किला हो गया और ताजमहल भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट? बोला जा रहा है इनमें कौन सा स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स बोले कि इनकरेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है, पता चला कि करेक्ट लगा के आ गया। ध्यान से रीड कीजिए, पंचायती राज के बारे में है। यह लगता है कि वो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन हो गया है थोड़ा ना, यूपीएससी का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत केम इनटू बीइंग ड्यू टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। बोला जा रहा है कि जो ग्राम पंचायत को जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके तहत जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट। सेकेंड है दिस एक्ट एडेड न्यू शेड्यूल 11 एंड पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बोला जा रहा है कि इस एक्ट के तहत जो है 11वां शेड्यूल को ऐड किया गया था और एक नया पार्ट को ऐड किया गया था जिसको पार्ट 9 के नाम से जानते हैं। स्टेटमेंट नंबर सेकंड। स्टेटमेंट थर्ड है द प्रोविजन ऑफ पंचायत आर मेंशन्ड फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O एंड इट कंटेन्स 27 सब्जेक्ट्स। बोला जा रहा है कि संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243O है ना, जीरो नहीं है, जीरो थोड़ा सा ऐसे लिखा था है ना, चैप्टर टाइप का होता है, वो पूरा गोला होता है। तो 243O तक पंचायत के कामकाज के बारे में है और इसमें टोटल जैसे 27 विषय हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इससे गलत पूछा गया है? केवल एक है, केवल एक और दो है, केवल दो या तीन है, सॉरी एक और तीन है, केवल दो या तीन है, या केवल तीन है? कौन सा स्टेटमेंट इससे गलत है? जो गलत स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा वह ऑप्शन नंबर डी, ओनली 3 गलत है। इसमें सब सही बोला था यहाँ से कि सारा पंचायत वगैरह प्रोविजन वगैरह है 243 से 240 तक। ये जो बोला है ना कि इसमें 27 सब्जेक्ट है, यही वाला पार्ट गलत है। मैं हमारे इसमें 27 नहीं 29 सब्जेक्ट्स है ना, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहीं पे गलत कर दिया था, तो सारा चीज़ देख लीजिएगा। ऐसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74 तो उसमें तो म्यूनिसिपैलिटी आया था, तो देख लीजिएगा 29 सब्जेक्ट है। और ऐसे भूलिएगा तो याद रख लीजिएगा, ये 92 में इसका हुआ था संविधान संशोधन और उसको उलट दीजिएगा तो 29 आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर देखिएगा पंचायत वगैरह को तो आर्टिकल 40 के तहत इसका संगठन वगैरह किया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन या संगठन मतलब एक तरह से बनाया जाता है इसको पंचायत को। और यह DPSP का एक पार्ट है। क्यों?
क्योंकि डीपीएसपी कहाँ से मेंशन है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पार्ट 4 में, इसको आइडिया जरूर रखिएगा। तो एक जो पंचायत वगैरह जो देखने को मिलता है डीपीएसपी का एक पार्ट है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत जो होता है उसका एक पार्ट है। और डीपीएसपी का जो प्रोविजन है आप लोग आयरलैंड संविधान से लिए है ना। चलिए, तो ओनली 3 इसमें इनकरेक्ट हो गया, बाकी सारा चीज़ यहाँ से सही है। चलिए, और पार्ट 9A ऐड किया गया था जब 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था तब। क्वेश्चन 9, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन 2 ओलंपिक मेडल्स। बोला जा रहा है कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी। अभी हाल ही में था, मीराबाई चानू, दूती चंद, अंकिता रैना या फिर पीवी सिंधु। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर डी होगा, पीवी सिंधु। आइडिया होगा थोड़ा सा आपको, पीवी सिंधु जो है अभी ब्रॉन्ज जीती थी, और 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें रियो में, वो उसमें जीती थी आपका सिल्वर मेडल, आपको आइडिया होगा, ठीक है, गोल्ड से थोड़ा सा चूक गई थी। तो इनके पास 2 मेडल हो चुका है, तो ऐसा 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला है, तो याद रखिएगा। पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है, याद रख लीजिएगा। एक होता है बैडमिंटन में 2 कप आता है, एक थॉमस कप होता है, एक उबेर कप होता है ना, याद रखिएगा, थॉमस कप होता है, उबेर कप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी किताबुल हिंद वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। बोला जा रहा है कि अलबरूनी का तो बुक आप लोग को पता होगा, किताबुल हिंद लिखे हैं, तो वह किस भाषा में लिखा गया है, अरबिक, पर्शियन, उर्दू या फिर इंग्लिश। सही आंसर इसका ये होगा, ये जो बुक है अरबिक में लिखा हुआ है, अरबी भाषा में ही लिखा हुआ है। और इब्न बतूता का भी एक बुक पढ़े होंगे, रिहाला ना, तो वो भी जो है से आपको लिखा गया है अरबिक में ही, दोनों बुक अरबिक में ही है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ ओन द टेम्पलेटन प्राइज 2022। 2022 का टेम्पलेटन अवार्ड, 2022 का जो टेम्पलेटन अवार्ड है वह किसको मिला है। यह साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको ऐड रखिएगा। एल्बर्ट बोरिया लिखा हुआ है, उसके बाद नीलमणि पुखन लिखा हुआ है, डाइबेडो फ्रांसिस केरे लिखा हुआ है, या फिर फ्रैंक विल्जेक लिखा हुआ है। सही आंसर डी हो जाएगा, फ्रैंक विल्जेक जो है उन्हीं को जो है इस अवार्ड मिला है, टेम्पलेटन प्राइज 2022 का। इस जो प्राइस होता है बहुत ही कॉस्टली प्राइस है, $1.3 मिलियन का यह प्राइस होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा है ना, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मिलियन में, 10 लाख होता है, 10 लाख, तो 10 टू पावर आप लोग कर लीजिएगा, 60 हो जाएगा, तो 10 लाख हो गया, और उसमें डॉलर यानी कि लगभग 75 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 75-80 से, तो समझ लीजिए उतना पैसा हो गया रुपीज़ में। गौतमीपुत्र सातकर्णी वाज द ग्रेट रूलर ड्यूरिंग द 2nd सेंचुरी। बोला जा रहा है कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थी वह किस साम्राज्य का सबसे महान शासक था, चेरा, राष्ट्रकूटा, चोला या फिर सातवाहन। तो यह सातवाहन डायनेस्टी था, याद रख सकते हैं इसको ना, सातवाहन। सातवाहन के फाउंडर आप लोग को देखने को मिलेंगे सिमुक ना, ये जो थे फाउंडर थे सिमुक थे, अमरावती वगैरह कैपिटल बनाया था इन लोग ने। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज सिचुएटेड इन द अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन सा जो है हड़प्पा स्थल सिचुएटेड, नागेश्वर, बालाकोट, कालीबंगन या फिर जो लिखा हुआ है सोरतुरघई। सही आंसर डी होगा, सोरतुरघई। सोरतुरघई जो है अफगानिस्तान में है, बाकी नागेश्वर जो है आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, कच्छ, और कालीबंगन तो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, बालाकोट पाकिस्तान में देखने को मिलेगा हड़प्पन साइट ना, इसको आइडिया जरूर रखें। बाकी जो कालीबंगन है वहाँ पे ना जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं ना, जो खेत जो मतलब खेत मैंने बोला गया है कि जो खेत जोता हुआ था उसका साक्ष्य मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो आपको पता होगा टाइम पीरियड 2500 से लेकर 1750 BC तक रहा था ना, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, आपको आइडिया होगा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है। हड़प्पा की खोज आपको किए थे, आपको पता होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला साइट वगैरह दयाराम शाह ने 1921 में ना। सोरतुरघई हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, नागेश्वर वगैरह सारा बता दिया। अभी देखिएगा तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे जो बड़ा साइट है वह है आपका राखीगढ़, जो कि हरियाणा में पड़ेगा ना, इसको याद रख लीजिएगा। टाइप ऑफ कोट कॉल्ड, बोला जा रहा है यहाँ पे कंटक शोधन ना, कंटक शोधन वाज प्रिवेलेंट इन। बोला जा रहा है कि जो किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था, राष्ट्रकूटा, चोला, कुशाना या फिर मौर्यन। तो इसका आंसर डी होगा। मौर्यन काल में 2 तरह का आपको दरबार देखने को मिलता था, एक था आपका कंटक शोधन और दूसरा था धर्म स्थितियाँ। धर्म स्थितियाँ करता क्या था, यह कि नागरिक मामलों से संबंधित विवाद को उलझाता था। और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है वर्तनी में, यहाँ आपराधिक मामलों लिखना है ना, इसको PDF में सही कर दूंगा। कंटक शोधन था आपराधिक मामलों को देखता था, इसको आइडिया रखिएगा, ठीक है। यानी कि समझते हैं अनेक तरह का ये जो आपराधिक मामला है, यानी क्रिमिनल कोर्ट हो गया, वहाँ पे सिविल कोर्ट हो गया, तो इस तरह से कुछ समझ सकते हैं। नागरिक मतलब क्या हो गया, सिविल कोर्ट इसको बोलिए आप, और अधिक मतलब एक क्रिमिनल कोर्ट हो गया, ठीक है, दोनों CC से ही जा रहा है, ठीक है। नागरिक क्रिमिनल करता ही है तो क्या होगा, नहीं CC जा रहा है।
तो मौर्यन हो गए, याद रखिएगा। मौर्य डायनेस्टी तो आपको पता होगा। ओके, भारत का पहला पैन इंडिया डायनेस्टी था। पैन मतलब प्रेजेंस एक्रॉस नेशन ना, ये फुल फॉर्म होता है। तो पहला पैन इंडिया जो सॉरी प्रेजेंस एक्रॉस नेशन इसका फुल फॉर्म हो गया। तो पहला पैन जो डायनेस्टी था वह मौर्यन डायनेस्टी था। फाउंड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 321 BCE में विद द हेल्प ऑफ चाणक्य ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन 15, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बताना है कौन इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। Ac2, CO2, CO या SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है। बाकी SO2, CO2, CO सब प्राइमरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट वे सारे पोल्यूटेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली आप लोग को देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट में छोड़ा जाता है, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट डायरेक्ट नहीं बनता है, रिएक्शन होने के बाद बन जाता है। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जब वहाँ पे उसका एडिशन होगा, ओके, तब जाकर वह सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। तो इस तरह से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनता है। ठीक है, प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर तो पढ़े होंगे ना। प्राइमरी कलर में आप लोगों का नाला आता है नीला, हरा और लाल। ठीक है, और इससे जो कलर बनता है उसको आप लोग सेकेंडरी कलर के नाम से जानते हैं। इस तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कंप्यूटर वायरस, इनमें कौन सा ऐसे कंप्यूटर वायरस है। स्पाइडर, पांडा, पेंगुइन या फिर क्रीपर। सही आंसर इसका डी होगा, क्रीपर इसका सही आंसर होगा। क्रीपर एक जो है से आपको कंप्यूटर वायरस देखने को मिलेगा, और इसको हटाने के लिए रीपर एंटीवायरस लाया गया था। REAPER। ऐसे रिप मतलब काटना भी होता है, फसल की कटाई करते हैं ना तो उसको रिप भी बोलते हैं। ठीक है, एज यू सो सो यू रिप। आंसर इसका डी हो गया। चलिए देखते हैं बाकी वायरस का फुल फॉर्म ये देखिएगा, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। भारत का पहला जो कंप्यूटर वायरस था उसका नाम था सी ब्रेन, जो कि पाकिस्तान के आलवी ब्रदर्स के द्वारा बनाया गया था 1986 में। और फर्स्ट टाइम में जो अफेक्ट किया था भारत में उसको किया था फ्लॉपी डिस्क को, और फ्लॉपी डिस्क का जो है से कैपेसिटी होता है 1.4 MB, और फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया गया था एलन सुगार्ट के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ तो गायब ही हो गया इन विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज द बुल टेमिंग स्पोर्ट्स प्लेड। मुझे लगता है क्वेश्चन पता होगा, इजी क्वेश्चन है। ओनम, कार्तिकगढ़, उसके बाद थ्रिशूर, पूरम या फिर पोंगल। यह जो है पोंगल जो होता है ना उसको जो है मनाया जाता है। अब ये त्यौहार पोंगल में जो है बुल टेमिंग स्पोर्ट मनाया जाता है, और इस जो त्यौहार का जो नाम बोला जाता है उसका नाम है जल्लीकट्टू ना। तो जल्लीकट्टू बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है, आपको आइडिया होगा। करबला वगैरह फेस्टिवल होता है कर्नाटक में, मनाया जाता है मुर्गा के लिए, मुर्गा का होता है। ठीक है, करबला मुर्गा का है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बाकी ओनम वगैरह देखिएगा केरला वगैरह में होता है, थाई पोसम वगैरह भी केरला में परफॉर्म किया जाता है। तो ये सब कुछ फेस्टिवल है साउथ इंडिया से, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला गया था जल्लीकट्टू को लेकर कि आप लोग किसी एनिमल को आप लोग इस तरह से मतलब टेम करते हैं तो उसका जो है उसका भी कुछ राइट वगैरह होना चाहिए। तो इसका लेकर बहुत सारा केस भी चला था, आप लोग को आइडिया होगा थोड़ा बहुत। लॉन्गेस्ट रेनिंग थोड़ा सा गलत है, REIGN होना चाहिए, आज बहुत मिस्टेक किया हूँ। लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। हुआ क्या है ना कि आज मुझे कहीं निकलना है, आप लोग को लग रहा होगा कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड हैज पास्ड अवे। सी वाज असेंडेड द थ्रोन इन व्हिच ईयर। बोला जा रहा है कि अभी जो है हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हुआ। ओके, तो क्वीन एलिजाबेथ का डेथ हुआ तो वह लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है एक तरह का बोल सकते हैं वहाँ के मोनार्क रही थी, क्वीन रही थी, वहाँ पे रानी का शासन चलता है। तो वह जो है रानी जो है कब बनी थी यही बताना है, यानी कि सिंहासन पर कब बैठी थी। सही आंसर इसका बी हो जाएगा 1952 में। अभी 96 के एज में डेथ हुआ है इनका ना, तो याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए यूके वर्क के बारे में यहाँ पे किया जा रहा है। यूके में टोटल 4 कंट्री आते हैं, याद है ना कि भूल चुके हैं। यूके में 4 कंट्री हैं, इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है, और ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्दर्न आयरलैंड मिल जाता है तब जाकर यूके बनता है। ओके, यूके का जो है आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से इसका जो करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग चलता है ना, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ का करेंसी है, इसको जरूर याद रखें। Question 19, which country has topped in the Human Development Index 2021 released by UNDP in September 2022। ये लेटेस्ट न्यूज है, यानी कि करंट अफेयर हो गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है पहला तो क्वेश्चन यही बनाया गया, कौन रिलीज करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे ये इंडेक्स रिलीज करती है, याद रखिएगा। तो ये 2021 का है, 2021 का है, जो है 22 में रिलीज हुआ है ना, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, 22 का नहीं है, 22 में रिलीज हुआ है, 21 में रिलीज नहीं हुआ था, तो अब इसको रिलीज किया जा रहा है। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, जो टॉप किया हुआ कंट्री उसका नाम है स्विट्जरलैंड ना, कैपिटल इसका बर्न हो गया। ओके, सितंबर 2022 में रिलीज किया गया है। डेटा 2000 या सूचकांक बोल सकते हैं, 21 का ही है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
आंसर सी हो गया। बाकी इंडिया का रैंक इसमें 132वां है ना। पिछला साल आप लोग 2020 में 131वां पे थे। आपका जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। जितना ज़्यादा आप लोग हाई रैंक मिलता है उतना समझिए कि बैड है ना वो। तो 132वां रैंक है भारत का, ये भी सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे जो नीचे है वह है साउथ सूडान ना, 191वां रैंक इसको मिला है आउट ऑफ 191, यानी कि 191 कंट्री में टॉप किया स्विट्जरलैंड। इंडिया का रैंक 132 है और सबसे लास्ट में है साउथ सूडान। क्वेश्चन इससे बनेगा। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कौन कौन सा क्राइटेरिया इसमें शामिल किया जाता है, बताइए जरा, और कौन इसको तैयार किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर ना। लास्ट ईयर हम लोग का 131 था, अभी 132 है। अभी का पूछेंगे आपको बात का नहीं पूछने वाले हैं। फर्स्ट कौन है, लास्ट कौन है, और इंडिया का रैंक कितना है, इतना कम से कम याद रखिए कौन रिलीज करता है। इतना रख लीजिएगा तो आपका बन जाएगा नॉर्मल, ठीक है। यूपीएससी अगर लेवल तक नहीं होगा बट इतना रख लीजिएगा तो क्वेश्चन नॉर्मल बन जाएगा स्टेट पीसीएस वगैरह में। और जो नॉर्मल एग्जाम आता है उस तक हो जाने वाला है। स्टेट पीसीएस भी हाई पूछ सकते हैं, झारखंड का कोई भरोसा नहीं है। विच बैंक रिसेंटली स्टार्टेड द बैंक ऑन व्हील्स सर्विस इन गुजरात। गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स जो है सर्विस कौन सा बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी या फिर एचडीएफसी। शुरू किया गया है एचडीएफसी के द्वारा, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन बैंक है, इसके द्वारा से शुरू किया गया है इसको गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स। और बैंक ऑन व्हील्स समझ रहे होंगे कि क्या होता है। व्हील यानी कि गाड़ी पर जो है बैंक जो है चलता फिरता रहेगा। इसका मेन पर्पस यही है कि जो रूरल एरिया है उसको, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैंक से अभी भी कनेक्टेड नहीं है, तो उनको जो है बैंकिंग के दायरे में लाया जा सके, इसीलिए जो है एचडीएफसी बैंक इस तरह का सेवा शुरू किया है। जिस समय 2014 में आपको जनधन योजना जब शुरू किया गया था उसका क्या पर्पस था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सब लोगों के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो गवर्नमेंट का जो योजना वगैरह है या उसका कुछ प्रॉफिट वगैरह होगा वो डायरेक्ट जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस तरह का फाइनेंशियल इंक्लूजन उसका पर्पस था। तो एचडीएफसी का जो यही है कि लोगों का बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में जो लोग हैं वो भी है बैंक को एक्सेस कर सकें, इस तरह के पर्पस को लेकर इसको शुरू किया गया है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का यानी कि प्राइवेट सेक्टर का जो लार्जेस्ट बैंक है वो आईसीआईसीआई बैंक है, और एसबीआई जो है आपका पब्लिक सेक्टर का बैंक है। ये भी कंप्लीट तरह से पब्लिक सेक्टर आप लोग नहीं बोल सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना लार्जेस्ट है। ये सब कुछ बैंक है जो कि टू बिग टू फेल की कैटेगरी में आते हैं। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, पता नहीं पूछ भी दें। एसबीआई तो होता है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी होता है पंजाब नेशनल बैंक, और एचडीएफसी बता दिया हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। आंसर डी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। Which of the following प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट अ भारत रत्न अवार्डी। बोला जा रहा है कि में से कौन से जो प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न नहीं मिला है, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर वीपी सिंह। सही आंसर डी हो जाएगा, वीपी सिंह को जो है भारत का जो भारत रत्न है वह नहीं मिला है। अब तक टोटल 7 ऐसे प्रधानमंत्री हो चुके हैं जिनको जो है भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री है, राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी है, देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको मोरारजी देसाई को मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी मिला है। ये सब कुछ पर्सनालिटी है जिनको मिल चुका है भारत रत्न ना। वीपी सिंह को नहीं मिला है, और ऐसे 7वें प्रधानमंत्री ही थे ना वीपी सिंह, याद रख सकते हैं। भारत रत्न अवार्ड जो है ना मरणोपरांत दिया जा सकता है, कुछ आइडिया रखिएगा। भारत रत्न अवार्ड जो है मरणोपरांत दिया जा सकता है, लेकिन जो नोबेल प्राइज होता है ना वह मरणोपरांत दिया नहीं जाता है। लेकिन अगर अनाउंस हो चुका है कि इन पर्सन को जो है नोबेल प्राइज मिलने वाला है, तब वो पर्सन डेथ करते हैं, तब जाकर उनको नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। क्लियर, आंसर इसका डी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत दिया गया था नोबेल प्राइज, इसके बारे में आइडिया रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, राजीव गांधी को भी मरणोपरांत मिला था, इनका 1991 में इसको इनका हत्या हो गया था ना, आपको पता होगा लिट्टे को लेकर, याद है ना, LTTE। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हु वाज द फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू विन अर्जुन अवार्ड। बोला जा रहा है में कौन से पहले क्रिकेट प्लेयर थे जो कि अर्जुन अवार्ड जीते थे, ठीक है। सीके नायडू, सलीम दुरानी, अजीत वाडेकर या फिर रमाकांत आर्चेकर। देखिए सही आंसर इसका बी हो जाएगा, सलीम दुरानी। यह अफगानिस्तान में इनका बॉर्न हुआ था, लेकिन इंडिया के लिए खेले थे। तो पहला जो अर्जुन अवार्ड मिला था क्रिकेट के क्षेत्र में वह इन्हीं को मिला था, याद रख सकते हैं ना इनके बारे में। सीके नायडू को कर्नल सीके नायडू अवार्ड भी दिया जाता है, आपको आइडिया होगा, दिया जाता है इनके नाम पे। सीके नायडू थे से इंडिया का प्रथम टेस्ट कैप्टन थे, तो इंडिया का फर्स्ट टेस्ट कैप्टन पूछेगा तो आंसर सीके नायडू हो जाएगा। अजीत वाडेकर पहले जो थे से वनडे कैप्टन रह चुके हैं ना, तो वनडे का कैप्टन इंडिया का कौन थे पहले, अजीत वाडेकर। जो रमाकांत आचरेकर देख रहे हैं पर्सन, ये जो है सचिन तेंदुलकर के कोच थे ना, शिक्षा यही दिया है इनको, ठीक है। और जो पीवी सिंधु का कोच था पुलेला गोपीचंद है, तो बताना ही भूल गया था उस समय, सब चीज़ एक बार माइंड पे नहीं रहता है। सलीम दुरानी लिख लिया, बाकी ऐसे कब तो आप लोग जीत ही गए, चांस तो लग रहा था आपका। तो टीम मतलब इंडिया को ना बहुत गड़बड़ लगता है, जहाँ जीतना चाहिए वहाँ इंडिया का टीम ने जीतती नहीं है।
बी हो गया सलीम दुरानी। तो यही आज का 22 क्वेश्चन था संडे स्पेशल में, और संडे स्पेशल में अगर झारखंड के एक भी जिक्र नहीं डाल पाया, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल का था, तो आप लोग को मजा आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मंडे को। और आप लोग का टाइम सेट करने का डिमांड आ रहा है, ठीक है। तो होता क्या है ना कि बहुत सारा जो मटेरियल वगैरह उसको इकट्ठा वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं टाइम को जो है सेट नहीं कर पाता हूँ। बट आफ्टरनून तक आपको एक वीडियो मिल ही जाता है। बट मैं कोशिश करता हूँ सुबह में 8 से 9 के बीच में डालने की कोशिश करूँगा वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारत।